सो फाइनली बच्चों, आप सभी का सीएसएस फेज 1 का फॉर्म फिलिंग लिंक अब फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह इतने बड़े फॉर्म को फिल करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाला हूं। बस एक चीज बोलूंगा, ये ट्यूटोरियल अगर आपने देख लिया तो 10 और फॉर्म फिलिंग ट्यूटोरियल्स देखने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को मैंने बहुत डेप्थ में बताने की कोशिश करी है, सो दैट कंप्लीट क्लैरिटी आपके पास आ जाए कि किस तरह ये फॉर्म इस तरह फिल करना है कि हमारा रिजेक्शन ना हो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे 2x पर देख लेना, लेकिन फोन ऐसे सामने रख लीजिए और एंड तक देख लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप समझा लूंगा, लेकिन आगे चल के सीरीज ऑफ वीडियोस मेरी आने वाली है कि फेज 1 किस तरह सही से करने के बाद फेज 2 की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ सबसे पहले मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर लेता हूं, सो दैट पोर्टल आपको क्लियरली दिख जाए। कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने है, जहां पर आप अपनी फी को भी चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 250 रुपी फी पे करनी पड़ेगी सीएसएस फेज 1 भरने के लिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपी आपकी फी है। अगर आप बीएफए बीएससी पीई एचई एंड एस में कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स म्यूजिक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो 400 रुपी फी है। ये कौन से कोर्सेज हैं ये मैं आगे आपको बता दूंगा, यही फॉर्म में आएगा। और अगर आप ईसीए एंड स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं तो एडिशनल 100 रुपी की आपकी फी होनी चाहिए। तो किस तरह रजिस्टर करेंगे, यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के सीयूईटी का पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले क्या करना है, सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर यहां पे डालिए और उसके बाद एज पर सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसको डालिए और यहां पे रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इसके बाद इस तरीके का पोर्टल आपके सामने आएगा, जहां पर यू नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट। ये कैसे होएगा, सबसे पहले आपकी जो भी ईमेल आईडी सीयूईटी फॉर्म में अटैच्ड होगी उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको सीएसएस पोर्टल के लिए न्यू पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा जो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। मेरी सबसे पहली आपकी रिक्वेस्ट होगी कि ये पासवर्ड आपका सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत करिएगा और एक जगह पर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत बच्चे अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, मिस हो जाता है और सीएसएस पोर्टल का एक्सेस लूज हो जाता है। तो 6 कैरेक्टर्स का एक सिंपल पासवर्ड बनाइए और री एंटर करिए अपना पासवर्ड। उसके बाद आपका ये जो कैप्चा है इसको यहां पे टाइप करके वेरीफाई कर दीजिए और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर ओटीपी आने में समस्या होती है तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड के सेक्शन पे आना है और आपका जो सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर है अपना यहां पे फिल करिए और उसके बाद जस्ट अभी अभी आपने जो 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाया है वो यहां पर फिल कर दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन हो जाएगा और अगला जो आपका प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको 7 फील्ड्स फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको बहुत सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाली फील्ड फिल करनी है। अगर आप ईसीए कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाली फील्ड फिल करनी है और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये वाली फील्ड में अपलोड करने हैं और एट द एंड आप अपने पूरे के पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर जाके फाइनल सबमिशन आपको करना है बाय पेइंग देयर फीस। नाउ अब मैं आप सभी को पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है बिल्कुल सही तरीके से, जिससे आपका रिजेक्शन ना हो, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, बिकॉज इस तरीके की जो फील्ड्स हैं ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें रिजेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ सबसे पहले यहां पे कैंडिडेट की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि आप ही कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको अपना पूरा फुल नेम यहां पे डालना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे फिल इन करनी है। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्लिक ऑन यस। इसके बाद अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करिए। स्टेट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करिए, मतलब जहां पर आप प्रेजेंट रह रहे हैं आपको वो वाली स्टेट यहां पे सिलेक्ट करनी है। नाउ एक चीज का सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि ये ऑल्टरनेट ईमेल आईडी सबमिट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि ये फिल कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी पुरानी ईमेल आईडी जीमेल अकाउंट में डीएक्टिवेट हो जाती है, पासवर्ड भूल जाते हैं या हैक हो जाती है, जिस वजह से जो मेन ईमेल आईडी है वो हट जाती है, एक्सेस नहीं कर पाते हैं। डीयू अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो आपके पास रिसीव नहीं होती है, लेकिन ये ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आप भेज देंगे, सबमिट कर देंगे तो इस ईमेल आईडी पर भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है। मेरा सजेशन होगा प्लीज ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी सबमिट करिएगा, ऑल्दो इट इज नॉट कंपलसरी। देन उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। ना एक बड़ा सवाल मेरे स्टूडेंट्स का आएगा कि भैया मैंने अपनी सीयूईटी
फॉर्म के अंदर जनरल सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट आ चुका है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आ चुका है, तो क्या भैया मैं अपनी कैटेगरी को डीयू का फॉर्म फिल करते समय चेंज कर सकता हूं? सो द आंसर इज यस, आप चेंज कर सकते हैं। एंड आपका सवाल होगा कि भैया कैसे आप बोल सकते हो मैं चेंज कर सकता हूं? ये देखिए, मैंने सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसकी क्लैरिफिकेशन ली है। एडमिशन सपोर्ट से ये मैसेज आया है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन सीएसएस यूजी 2025 अंडर एनी रिजर्व्ड कैटेगरी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सिलेक्शन इन सीयूटी यूजी 2025 फॉर्म प्रोवाइडेड ही और शी हैज अ वैलिड सर्टिफिकेट एंड फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट गिवन इन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपके पास आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो आप अपनी जनरल कैटेगरी से या अपने यहां पे डीयू के फॉर्म में कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं टू ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड एनी अदर कैटेगरी। तो यहां पे आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको डीयू की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया है। नाउ अनेकों स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर मुझे क्या फिल करना है और इसका मतलब क्या है। तो मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन्स के लिए रिजर्वेशन होता है, जैसे कि सेंट स्टीफन कॉलेजेस के अंदर 50% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एसजीटीबी खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारे सिख स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। तो अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपको क्रिश्चियन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको सिख यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट हैं, जैन स्टूडेंट हैं, हिंदू स्टूडेंट हैं, बुद्धिस्ट स्टूडेंट हैं, तो आपको यहां पे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। आई होप ये मैंने पूरा जो पर्सनल डिटेल एक कैंडिडेट का फिल करना है एक एक चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब यहां पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी ना। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप यहां पे अपना ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, कम्युनिटी सिलेक्ट करनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर यहां पे आपको फिल करना होगा, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन है ये फिल करना होगा, और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है ये भी आपको यहां पे फिल करना होगा। तो आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट हैंडी होना चाहिए। ये ना हो कि आप फॉर्म भर रहे हैं और आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं। प्लीज अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिए सो दैट ये सारी डिटेल्स टाइमली आपकी फिल साथ ही साथ होती रहे। नाउ फैमिली डिटेल्स में जब आ जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले अपनी एनुअल फैमिली इनकम सबमिट करनी पड़ेगी कि भैया आपकी फैमिली इनकम टोटल क्या है। आपने अपनी यहां पे फिल करी, जैसे आ जाएगा अंडर 1 लाख, मोर देन 1 लाख, मोर देन 5 लाख, मोर देन 8 लाख, तो उस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहां पे आ जाता है आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स वो हैं जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर यस आपको सिलेक्ट कर देना है। लेकिन अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है या इस कोटा के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक करना है। फिर आ जाता है इज यू पेरेंट सिंगल, तो अगर यस तो यस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। आर यू एन ऑर्फन, तो आपको यस सिलेक्ट करना है, इफ यू आर, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। फिर आपको सबसे पहले अपनी मदर नेम यहां पे डालना है, मदर्स ऑक्यूपेशन डालना है, तो अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो यहां पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मदर्स ऑफिस एड्रेस यहां पे फिल करना है, इफ यू मदर इज एन हाउसवाइफ तो यहां पर आप एनए लिख के भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट अ कंपलसरी फील्ड, तो इसे विदाउट फिल करे भी आप आगे मूव कर सकते हैं। फिर आ जाता है मदर्स मोबाइल नंबर, तो यहां पे आप जरूर अपनी मदर का मोबाइल नंबर दीजिएगा। जैसे ही आप ये कर लेते हैं उसके बाद अपने आपको फादर का नेम फिल करना है, फादर की ऑक्यूपेशन फिल करनी है, फादर का ऑफिस एड्रेस भी देना है, तो अगर आपके फादर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस एड्रेस जरूर दीजिएगा। और फिर आ जाएगा अपने फादर का आपका मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है जी, यहां पर और क्लियरली आपको दिख जाएगा। तो सारी अपनी पेरेंट्स की डिटेल अच्छे से प्रोवाइड करिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा नेम्स का, अपना नेम और अपने पेरेंट्स के नेम में कोई भी टाइपो एरर नहीं होना चाहिए। 2 से 3 बार स्क्रीन पे हाथ रख रख के नेम चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका नेम मतलब आपका नेम, आपके पेरेंट्स का नेम आपके डॉक्यूमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखेगी आउटराइट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कोटा डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आप ये वार्ड कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट ड्यू में काम नहीं करते हैं तो यहां पे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आगे आप मूव ऑन कर सकते हैं। फिर आ आपको अपनी अदर कोटा डिटेल्स यहां पे प्रोवाइड करनी है, जैसे अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से सिलेक्ट करते हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना होगा, और अगर नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आ जाएगा क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट कोटा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इफ यस सो क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। फिर आ जाता है सीडब्ल्यू कोटा, तो अगर आपके पेरेंट्स बच्चों आर्म्ड फोर्सेस में है, रिटायर्ड, नॉन रिटायर्ड, सर्विंग, उसके वहां पर भी आपको थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाता है। एक सीट हर कोर्स के अंदर सीडब्ल्यू कोटा से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व
रिजर्व रहती है। तो अगर आप CW कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए, तो यस पर क्लिक करिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। फिर आ जाएगा आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर J&K स्टूडेंट्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। फिर सिक्किमीज स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, ये जो सिक्किम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा। इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। फिर आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना होगा। मेरा सजेशन होगा आधार कार्ड सिलेक्ट करिएगा, सबसे आसान है आधार कार्ड के थ्रू आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कराना। लेकिन एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि आधार कार्ड के अंदर अगेन नेम्स के अंदर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कई स्टूडेंट्स का मेरे पास ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि भैया मेरे आधार के अंदर कोई डिफरेंट एड्रेस है और DU फॉर्म में अगर मैंने कोई दूसरा एड्रेस सबमिट कर दिया तो क्या रिजेक्शन होएगा? सो द आंसर इज नो। एड्रेस आप कोई सा भी फिल कर सकते हैं, कोई रिजेक्शन नहीं होगा। लेकिन नेम्स में अगर आपने कोई गलती कर दी तो रिजेक्शन तय है। और अगर नेम्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो जल्द से जल्द आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट हो जाते हैं आधार कार्ड। फिर आ जाता है अदर डिटेल्स, दैट आर यू करंटली इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी? इफ यू आर इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, क्लिक ऑन यस, अदरवाइज क्लिक ऑन नो। ठीक है, आगे अब हम आ जाते हैं तो यहां पर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। सो अगर आप BFA कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। अगर आप BA ऑनर्स म्यूजिक कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। अगर आप BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड होती है। देन इसके बाद आ जाता है आपको एड्रेस फिल इन करना है। तो सबसे पहले आपको अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, मतलब योर प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, कंट्री, सिलेक्ट स्टेट, सिटी एंड पिन कोड। आपने फिल कर दिया ना। अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पे जो आपने डिटेल्स फिल करी है ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएंगी। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अपना परमानेंट एड्रेस भी यहां पर आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है जी। नाउ अगला हम मूव करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है। प्लीज जो भी लोग मेरा ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं फॉर्म फिलिंग का, आपको मैं पहले से ही वार्न करना चाहूंगा। आगे चल के बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि यार मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, DU में जाना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है, तो आप DU के एडमिशन प्रोसेस से बाहर होना चाहेंगे और विदड्रॉ करना चाहेंगे। तो अगर आपने DU के कॉलेज की 1 साल की फी पे कर दी होगी तो वो आपको रिफंड हो जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपना गलत अकाउंट नंबर दे देते हैं, ऐसा बैंक अकाउंट की डिटेल दे देते हैं जो वर्क नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में उन्हें रिफंड रिसीव नहीं हो पाता है टाइमली। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ऐसा अकाउंट की डिटेल आप प्रोवाइड करिएगा। मैं बोलूंगा आप अपने फादर का अकाउंट दे दीजिएगा, बिकॉज वो तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव रहता है। ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट का ही बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी हो। आप अपने फादर का अकाउंट यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करिए, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, योर फादर नेम, योर फादर का अकाउंट नंबर, देन कंफर्म अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड एंड सबमिट कर दीजिए। तो मैं चाहता नहीं ऐसा हो, लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो जो फी आपने पे करी है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। DU आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट में रिफंड कर देगा। तो आपने क्या किया, यहां पे अपनी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स बहुत अच्छी तरह फिल कर ली। नाउ आप अपने पूरी की पूरी पर्सनल डिटेल्स को प्रीव्यू कर सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, इस प्रीव्यू फॉर्म को ना इग्नोर मत क्या करिए, एक एक चीज को अच्छे से चेक करिए। क्या मैंने अपना नाम सही से डाला, जेंडर ठीक सिलेक्ट किया, सिटीजन, आइडेंटिटी प्रूफ, ऑल्टरनेट ईमेल, ये सब क्या ठीक चीज फिल किया है? हाथ लगा के एक एक चीज को चेक कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज में आपसे टाइपो एरर हो गया तो आगे चल के आपको खुद इश्यूज आएंगे और आपका रिजेक्शन होना तय है। ये वाली फॉर्म की जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं, ये आपके ये जो आइडेंटिटी प्रूफ आप सबमिट करेंगे इससे वेरीफाई करी जाएगी। डिस्क्रिपेंसी आई सो यू विल बी रिजेक्टेड। तो प्लीज बहुत ध्यान से आप चेक कर लीजिएगा। जहां पर भी मुझे लग रहा है कि आपको बताने की जरूरत है, मैं आपको हर एक चीज में बहुत स्पेसिफिकली कॉशन कर रहा हूं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया मैंने अपना नाम में कुछ गलती कर दी, मैंने स्टेट ऑफ डोमिसाइल गलत सिलेक्ट कर लिया, तो आप ये एडिट पर क्लिक कर कर इन चीजों को वापस से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने सारी पर्सनल डिटेल्स ठीक फिल करी हैं तो ये नेक्स्ट पर आप क्लिक करिएगा, आप सीधा एकेडमिक डिटेल्स फिल करने की तरफ मूव कर जाएंगे। नाउ इस तरह आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल करने का सेक्शन मिलेगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो अपना स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करिए, ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो वो सिलेक्ट करिए। अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप जब सर्च
सर्च कर रहे होंगे तो सीबीएसई डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ, एंड उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आता है रिजल्ट स्टेटस पास्ड अपीयरिंग, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अपना बोर्ड रोल नंबर सिलेक्ट करना होगा जो आपके एडमिट कार्ड पर लिख के आएगा। फिर आ जाएगा ईयर ऑफ पासिंग, तो ऑब्वियस सी बात है 2025 ईयर ऑफ पासिंग, तो वो यहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी एकेडमिक डिटेल्स कंप्लीट नहीं हुई है, अगली जो डिटेल मैं आपको फिल कराना सिखाऊंगा ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ध्यानपूर्वक आपको फिल करनी होगी। नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है गाइस, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अपनी क्लास 12 की मार्कशीट अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में आ गई है तो उसे अपने सामने रख लीजिए, या फिर डिजी लॉकर से ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास दोनों अवेलेबल नहीं है तो जैसे आपने अपने पोर्टल पर जाइए, रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था तो आपने अपनी मार्कशीट ओपन करी थी अपनी डिटेल्स को लॉगिन करके, तो अपनी डिटेल्स फिल करिए, लॉगिन करिए, जो मार्कशीट आएगी उसे ओपन अप कर लीजिए। अब सबसे पहला जो वहां पर आपको अपनी मार्कशीट में सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है वो सब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट करिए। अब उसके अंदर मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स जो हैं वो फिल करिए। जैसे कि सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई में मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स के, तो यहां पे फिल करिए। फिर आपने थ्योरी में कितना स्कोर किया, जैसे अगर 78 स्कोर किया, 68 स्कोर किया, वो यहां पे एक्यूरेटली लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स में आपने कितना स्कोर किया, तो सीबीएसई में प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, तो यहां पे 20 मार्क्स आप लिख दीजिए जो मैक्सिमम यहां पे फिल करना है। और इसके बाद यहां पे आप लिख दीजिए आपने कितना प्रैक्टिकल में स्कोर किया। नाउ मेजरली बच्चों को फुली मिल जाते हैं तो यहां पे 20 या फिल करिए, अदरवाइज जो आपने स्कोर किया है अपनी मार्कशीट से देख के यहां पे फिल करिए। फिर यहां पर आपको टोटल मैक्सिमम सब्जेक्ट मार्क्स लिखने हैं। अब जैसे कि मैक्सिमम क्या है, एक तो 80 है और एक 20 है, तो 80 प्लस 20 100 हमारे मैक्सिमम नंबर हो जाते हैं। और हमने टोटल कितना स्कोर किया 100 में से, 78 प्लस 90 98 मार्क्स हमने स्कोर किए। तो इस तरह आपको ये आगे की फील्ड्स फिल करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले अपने मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स जो है वो फिल करिए। फिर ये थ्योरी मार्क्स में आपने कितना स्कोर किया ये फिल करिए। फिर मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स कितने ये फिल करिए, आपने प्रैक्टिकल में कितना स्कोर किया ये फिल करिए। अब मैक्सिमम को यहां पे ऐड कर दीजिए और आपने जितना जितना स्कोर किया वो यहां पे डाल दीजिए और आपका ये फिल होता जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जितने भी सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में है सबके सब आपको फिल करने हैं। प्लीज अपने अंदर ये बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 की कंफ्यूजन मत रखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में है सबके सबकी डिटेल आपको देनी है। आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, तो उसकी भी सिलेक्शन यहां पे आपको करना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक करिएगा, आपको आगे अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ सकती है तो वहां पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप यहां पे गलती कर दें, तो प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक इस एरिया को आपको फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने क्या किया, अपना बोर्ड की डिटेल फिल करी, उसके बाद आपने अपने नंबर सिलेक्ट किए, फिर उसी के नीचे आपको ये एडिशनल डिटेल फिल करनी होगी अपने स्कूल से रिलेटेड, जैसे कि नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, तो आपका जो भी क्लास 12 में स्कूल था उसका नाम यहां फिल कर दीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, जैसे प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेमी प्राइवेट है, आपको अपना टाइप ऑफ स्कूल यहां पे सिलेक्ट करना है। फिर स्कूल की लोकेशन आ जाएगी, मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो सिलेक्ट कर लीजिए। और हिंदी लैंग्वेज आपने कितनी क्लास तक पढ़ी है वो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, जैसे अप टू क्लास 10th, अप टू क्लास 12th, अप टू क्लास 8th। जैसे मेरा अप टू क्लास 8th है तो मैंने क्लास 8th फिल किया था, तो आपने कौन सी क्लास तक ये फिल किया है वो आपको फिल करना है। तो ये इतनी एकेडमिक डिटेल जब आप फिल कर देंगे तो आपको यहां पे क्या करना है, ये सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, यहां पे आपको एकेडमिक डिटेल्स का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको अपने बोर्ड डिटेल्स मिल जाएंगी, आपने जो नंबर फिल किए मिल जाएंगे, एडिशनल डिटेल मिल जाएंगी। कहीं पर भी कोई इश्यू दिखे तो एडिट कर दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पर आप मूव कर दीजिएगा। ये सब्जेक्ट परसेंटेज अपने आप ऑटो कैलकुलेट होकर आपको यहां पे दिख जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि हमने भैया पर्सनल और एकेडमिक डिटेल सबमिट कर दी हैं। अब आ जाता है हमारा स्पोर्ट्स कोटा, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यस पर क्लिक करिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा, तो आप ईसीए कोटा वाली फील्ड में आ जाएंगे। अगर आप ईसीए कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसी तरह एक फील्ड आएगी, यस सिलेक्ट करिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हो, ईसीए कोटा में अप्लाई करना चाहते हो, तो इनसे रिलेटेड जो आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास मौजूद होने चाहिए। आगे चल के सिर्फ सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा, आपको ट्रायल्स के लिए या फिर अगर ईसीए में अप्लाई कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के ही स्पोर्ट्स कोटा एंड ईसीए कोटा में अप्लाई करिएगा। बाकी मेरा तो ये सजेशन रहता है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन बेनिफिट है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो इनमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन में ज्यादा बेनिफिट होता है, बट इट्स योर चॉइस, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल कैटेगरी बच्चों को तो मैं जरूर बोलूंगा कि अगर स्पोर्ट्स के लिए आप एलिजिबल हैं यहां अप्लाई करिए, ईसी कोटा में अप्लाई कर सकते हैं तो जरूर करिए। ठीक है, आपने इतना किया, नेक्स्ट पर आप
आप मूव करेंगे तो अब आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका स्कैन योर सिग्नेचर एंड अपलोड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करनी है, क्लास 10th की बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर दी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी फाइल सिलेक्ट करनी होगी, जो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में होनी चाहिए। पीडीएफ में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाता है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। अगर ये आपके पास नहीं है तो पहले अपने स्कूल में कॉल करो कि सर और मैम ये मुझे कब तक मिल जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर अगर मिल रहा है तो आप वेट कर लीजिए, अदरवाइज डिजी लॉकर पर जाइए। डिजी लॉकर में कुछ डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, वो नहीं है तो आप अब तो आजकल सभी स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जिसमें आपकी क्लास टीचर रहती हैं, आप उन्हें मैसेज कर दीजिए, वो आपको डिजी लॉकर में जो स्कूल की डिटेल्स चाहिए वो बता देंगी और उसके बाद डिजी लॉकर में लॉग इन करके आप क्लास 12 की मार्कशीट डाउनलोड करके सिलेक्ट फाइल पे जाके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर मूव करिए, अपनी सारी डिटेल सबमिट करिए। अगर आपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए शुरू में जो मैंने बताया तब आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी होगी तो यहां पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। ठीक है जी, तो अब आ जाता है आपने क्या किया, पर्सनल डिटेल फिल कर दी, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ईसी, अपलोड्स। अब आ जाता है आपके पूरे के पूरे फॉर्म का प्रीव्यू। तो यहां पे मेरी रिक्वेस्ट होगी, बहुत ध्यानपूर्वक एक एक डिटेल को चेक कर लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं पर भी आप चेंजेस चाहते हैं तो मॉडिफाई द सेक्शन पर चले जाइएगा और आप अपनी जो भी यहां पे अपने फील्ड से डाली हैं, डिटेल्स डाली हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि हाँ भैया सब मैंने ठीक से फिल किया है तो आगे बढ़ जाइएगा और अब आपका फाइनल सबमिशन आ जाएगा जहां पर आपको अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 है, अदरवाइज बाकी कैटेगरीज के लिए अलग अलग फी आपको यहां पे देखने को मिल जाती है ना। आपका एक बड़ा सवाल और मैं आंसर कर देता हूं कि भैया एक बात बताओ, फेज 2 में जब मुझे अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी तो क्या डीयू मुझसे फिर से कोई फी मांगेगा? द आंसर इज नो। क्या भैया फेज 3 में जब मैं आऊंगा और सीट एलोकेशन राउंड होगा तो क्या मुझसे कोई फी डीयू मांगेगा? द आंसर इज नो। ये वन टाइम फी है, इतनी ही आपको पे करनी है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। तो यहां पर ये चेक बॉक्स आपको मिलेंगे, एक एक चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा, एक एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और तब जाके आपको ऑप्शन मिलेगा पे करने के लिए। तो यहां पे आपको दिख सकता है एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई जो एक बैंक है हमारा, वो आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको मैं बोलूंगा एसबीआई ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो चिंता मत करिएगा कि भैया मेरा एसबीआई में अकाउंट नहीं, अब कैसे होगा, बस इस पर क्लिक करो और आगे नेट बैंकिंग ऑप्शन मिल जाएगा, अपने बैंक के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज यूपीआई सबसे बेस्ट है, स्कैन करो और पे करके खत्म करो। ठीक है, तो इस तरह आपका जो फाइनल सबमिशन है डन हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में बच्चों मैंने ये फॉर्म आपको एक्सप्लेन किया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यार हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करो और ये चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो गाइस। बहुत सारी आगे इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करूंगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट है मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा। बाकी मैंने पूरी एक एक चीज आपको फॉर्म में क्लियर कर दी है। एंड तक अगर आपने देखा है तो आपको पता है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।